नमस्कार। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम राजपूताना के 1000 साल से भी लंबे और बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ऊबड़-खाबड़ अरावली की चोटियों पर बने उन अभेद्य किलों से लेकर वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए मॉडर्न शहरों तक का सफर। अगर हम इतिहास या वास्तुकला को गहराई से समझना चाहते हैं, तो सत्ता, कूटनीति और वास्तुकला का ये कनेक्शन समझना बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस चर्चा के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम राजपूताना के प्रमुख राजवंशों को देखेंगे। उसके बाद सत्ता की वास्तुकला यानी उन मशहूर पहाड़ी किलों की बात होगी। फिर हम खास तौर पर चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ का उदाहरण लेंगे। इसके बाद पिंक सिटी जयपुर की स्थापना और अंत में आधुनिक राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, ये समझेंगे। तो भाग 1, राजपूताना के राजवंश। आइए सबसे पहले इन शासक कुलों की गहरी भौगोलिक और ऐतिहासिक जड़ों पर नजर डालते हैं। इस नक्शे को देखिए। ये साफ दिखाता है कि राजपूताना रियासतों का फैलाव कितना विशाल था। मतलब उन्होंने अपने बचाव और सत्ता के लिए अलग अलग तरह के भूगोल का क्या खूब इस्तेमाल किया। जैसलमेर के एकदम सूखे रेगिस्तान से लेकर रणथंबोर के घने जंगलों और गागरोन की नदियों तक। ये सिर्फ जमीन पर कब्जा करने वाली बात नहीं थी, बल्कि ये भूगोल और पावर के बीच का एक बेहद शानदार तालमेल था। इस टेबल पर नजर डालें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, और वो है इनकी निरंतरता। प्रतिहार, चौहान, गुहिल, भाटी, कछवाहा और राठौड़ जैसे इन परिवारों ने अपनी सत्ता को कितने लंबे समय तक कायम रखा। इनकी जड़ें 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। जरा सोचिए, मेवाड़ का गुहिल वंश 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ और आधुनिक युग तक बना रहा। भारतीय इतिहास में इस तरह का राजनीतिक स्थायित्व सच में अपने आप में अनोखा है। अब आते हैं भाग 2 पर, पहाड़ी किले, सत्ता की वास्तुकला। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच इन राजवंशों ने अपनी ताकत और संप्रभुता को भौतिक रूप से कैसे दिखाया। राजपूत किलों का ये स्मारकीय स्केल सच में हैरान कर देने वाला है। इन विशाल रक्षा दीवारों और गेट्स को देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के सिद्धांतों का कितना सटीक इस्तेमाल हुआ है। अरावली की चोटियों पर बने ये किले सिर्फ दुश्मनों को रोकने के लिए नहीं थे, बल्कि ये दूर से ही राजा की शक्ति और उसके स्थायित्व का एकदम स्पष्ट और अचूक साक्ष्य थे। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि बाहर से दिखने वाली इस भारी मिलिट्री किलेबंदी के पीछे अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बसी थी। ये सिर्फ सैनिक छावनियां नहीं थी, ये एकदम स्वतंत्र और समृद्ध शहर थे। इन दीवारों के अंदर भव्य महल थे, जहां दरबारी संस्कृति पनपी, कला और संगीत को बढ़ावा मिला। ये व्यापार के भी बड़े केंद्र थे, और साथ ही यहाँ हिंदू और जैन धर्म के बेहद खूबसूरत मंदिर भी थे। मतलब ये किले सत्ता और संस्कृति दोनों के बहुत बड़े केंद्र थे। चलिए अब भाग 3 की ओर बढ़ते हैं, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। यहाँ हम मेवाड़ के इन दो विशाल स्थापत्य चमत्कारों को बतौर केस स्टडी थोड़ा और करीब से समझेंगे। मैदान से लगभग 500 फीट ऊपर एक चट्टानी पठार पर बना ये चित्तौड़गढ़ का किला सांस्कृतिक विरासत और सर्वाइवल का एक बेजोड़ नमूना है। 8वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बना ये किला अपने आप में एक पूरा शहर है। इसके मुख्य प्रांगण तक पहुंचने के लिए 7 विशाल दरवाजों को पार करना पड़ता है, जैसे पैदल पोल, भैरव पोल और राम पोल। ये सुरक्षा और संस्कृति का एक अभेद्य संगम है। लेकिन चित्तौड़गढ़ की जो बात सच में कमाल की है, वो है इसका वाटर मैनेजमेंट। इस किले के अंदर आश्चर्यजनक रूप से 85 ऐतिहासिक जल संरचनाएं थीं, और पता है, इनमें से 20 तो आज भी काम कर रही हैं, जिनमें से कुछ 7वीं शताब्दी की हैं। इन संरचनाओं की बदौलत ही भयंकर घेराबंदी के दौरान भी किले के अंदर हजारों लोग सरवाइव कर पाते थे। ये उस समय की इंजीनियरिंग और दूरदर्शिता का एक शानदार उदाहरण है। इसी तरह अगर हम 1100 मीटर की ऊंचाई पर बने कुंभलगढ़ किले को देखें, तो राणा कुंभा की महत्वाकांक्षा साफ नजर आती है। वास्तुकार मंडन की देखरेख में बनी कुंभलगढ़ की दीवारें पूरे 20 किलोमीटर तक फैली हुई है। जी हाँ, 20 किलोमीटर। ये उन्हें भारत की सबसे लंबी रक्षा दीवार बनाता है। ये मेवाड़ और मारवाड़ के बीच की सीमा को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही स्मारकीय प्रयास था। अब चलते हैं भाग 4 की ओर, गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी की स्थापना। जैसे जैसे समय बदला, ये कहानी उन अलग थलग पहाड़ी किलों से निकलकर कूटनीति और वैज्ञानिक रूप से बसाए गए शहरों की तरफ मुड़ती है।
ये बदलाव कछवाहा वंश के महाराजा जय सिंह द्वितीय के समय में बहुत अच्छे से दिखता है। उन्हें कला, विज्ञान और सैन्य मामलों की बेहतरीन शिक्षा मिली थी। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी से औरंगजेब को इतना प्रभावित किया कि उन्हें सवाई की उपाधि मिल गई। बाद में मुगलों के साथ कूटनीतिक तालमेल बिठाते हुए उन्होंने बंगाल के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के साथ मिलकर जयपुर बसाया। प्राचीन शिल्प शास्त्र के सिद्धांतों पर बना यह शहर भारत के सबसे बेहतरीन प्लान्ड शहरों में से एक है। और जयपुर के इस विकास से जुड़ा एक बड़ा ही मजेदार सांस्कृतिक किस्सा है। हम सभी इसे पिंक सिटी कहते हैं ना। दरअसल 1876 में महाराजा राम सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। भारतीय परंपरा में गुलाबी रंग को आतिथ्य यानी मेहमान नवाजी का प्रतीक माना जाता है। ये पहचान इतनी मजबूत हुई कि आज भी पुराने शहर में इमारतों का रंग गुलाबी रखना कानूनन जरूरी है। ये वास्तुकला से ज्यादा इस शहर की सांस्कृतिक आत्मा बन चुका है। भाग 5 आधुनिक राजस्थान का निर्माण। आइए अब देखते हैं कि 20वीं सदी में इस समृद्ध इतिहास का क्लाइमैक्स कैसे हुआ। 1947 में भारत की आज़ादी के साथ ही रियासतों का दौर खत्म होने लगा। एकीकरण का एक बहुत बड़ा काम शुरू हुआ। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे प्राचीन और स्वतंत्र राज्य अब आपस में विलय हो रहे थे। इन सब को मिलाकर वृहत्तर राजस्थान संघ यानी ग्रेटर राजस्थान यूनियन बनाया गया। सोचिए, 1000 साल के अलग अलग शासनों को आखिरकार एक सूत्र में पिरोया गया और 1956 में जयपुर को इस नए राज्य की राजधानी घोषित कर दिया गया। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। वास्तुकला का ये सफर उन दुर्गम पहाड़ी किलों से लेकर एकदम खुले और वैज्ञानिक रूप से नियोजित शहरों तक राजनीतिक सत्ता के बदलते स्वरूप के बारे में हमें क्या बताता है? ये सिर्फ पत्थरों और डिजाइनों का बदलाव नहीं था, बल्कि ये समाज, कूटनीति और सत्ता के सोचने के तरीके में आया बदलाव था। सुरक्षा की जरूरतें कैसे व्यापार और नई राजनीतिक व्यवस्था में घुल मिल गईं, ये इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।